नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का ये 5वां भाग है और व्यंजन पढ़ रहे हैं हम, तो व्यंजन का ये दूसरा पार्ट है हमारा। व्यंजन से संबंधित दूसरा है। कल हमने पढ़ा था व्यंजन, तो जिन लोगों ने अभी तक कल वाला वीडियो नहीं देखा है, प्ले लिस्ट में डला हुआ है, कल वाला वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वाला वीडियो देखे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज का व्यंजन से संबंधित। तो सबसे पहला नंबर तो स्पर्श व्यंजन की बात कर ली जाए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम क्या है? तो स्पर्श व्यंजन का अन्य नाम है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन, और इसे इस स्पर्श व्यंजन के साथ साथ एक और अन्य नाम देखने को मिलता है वर्गीय व्यंजन। कल हमने देखा था वर्गीय या वर्गायुक्त व्यंजन भी नहीं कहा जाता, वर्गीय व्यंजन। और एक और है स्पृष्ट व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन। ठीक, तो ये इसके नाम हो जाते हैं यहाँ से कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं। तो का से, का वर्ग से, का वर्ग से पा वर्ग तक, वर्ग तक। पा वर्ग में का वर्ग है, का से इंगा, फिर है डैश डैश, और ये हमारा पा, पा फा बा भा म। तो माँ तक, कहाँ से? का से लगाकर, का से माँ तक। ठीक है, का से माँ तक, ये कहलाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। क्या? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। तो आप सभी को समझ में आ गए। स्पर्श, स्पर्श का अर्थ होता है, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। ठीक है, स्पर्श का अर्थ क्या हो गया? छूना। तो ये जो प्रोसेस होती है इसकी, स्पर्श व्यंजन की, ये 3 चरणों में होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में होती है। ठीक है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण किस तरह से होती है? सबसे पहले क्या होता है कि पहले चरण में हवा भीतर स्पर्श करती है। सबसे पहले तो हवा भीतर जाएगी, हवा भीतर पहुंचती है। जैसे हमारा मुख है, मुख के अंदर हवा पहुंचेगी, हवा भीतर हुई। फिर उसके बाद 2 अवयव पास आ जाएंगे, 2 अवयव, उच्चारण अवयव, उच्चारण अवयव पास आएंगे, पास आएंगे। पास आने के बाद में ये जो हवा आई है यहाँ से, इसको रोक लेंगे। क्या करेंगे? रोक लेंगे, कुछ समय के लिए रोक लेंगे। फिर स्पर्श यहाँ पर, हवा तो भीतर हो गई। फिर दूसरे चरण में क्या हुआ? 2 अवयव नज़दीक आकर, उच्चारण अवयव नज़दीक आकर इसको, हवा को रोक लेते हैं। ठीक है, हवा को रोक लेते हैं। फिर ये हवा तीसरे चरण में बाहर निकलती है, बाहर निकलती है। तीसरे चरण में हवा बाहर निकलती, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्पर्श व्यंजन किस आधार पर इनको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए, कमेंट्स में कीजिए, एक बार और समझा देंगे। फिर अगला आता है हमारा ये कल वाला मैंने आपको क्लियर कर दिया था, का वर्ग, फिर चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। तो ये जो कचट तप वाला है, ये 5 वर्ग की बात है। 5 वर्ग के स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है कि स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी। ठीक है, स्पर्श संघर्ष व्यंजन। तो स्पर्श संघर्ष व्यंजन की बात कर ली जाए तो स्पर्श संघर्षी में जो चा वर्ग है, चा वर्ग, चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी किस लिए कहा जाता है? देखिए, इसमें प्रथम चरण में होगा कि स्पर्श होता है, मतलब स्पर्श होगा, 2 अवयव एक दूसरे को छुएंगे। और जो दूसरा चरण है इसमें रगड़ होता है। इसमें क्या होता है? छूना। प्रथम चरण में, तो फर्स्ट चरण में छूना होगा, जो उच्चारण अवयव है एक दूसरे को छुएंगे। उसके बाद में जो द्वितीय चरण है इसमें घर्षण होता है। क्या होगा? हवा क्या घर्षण के साथ बाहर निकलेगी, घर्षण के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया द्वितीय चरण। ठीक है, द्वितीय चरण
द्वितीय चरण, और ये हमारा होता है प्रथम चरण। प्रथम चरण, तो प्रथम चरण में तो स्पर्श होगा, ठीक है, 2 उच्चारण अवयव स्पर्श करेंगे, उसके बाद में संघर्ष मतलब घर्षण होगा, घर्षण के साथ हवा बाहर निकलेगी, तो इसे कहते हैं हम, इसलिए चा वर्ग को। चा वर्ग में कौन कौन से, चा है, छा, जा, झा और इया, ठीक, इन 5 को हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं, ठीक है। आपको अब क्लियर हो गया होगा स्पर्श संघर्षी कौन कौन से कहलाते हैं। अब तीसरा है, यहीं से तीसरा है हमारा संघर्षी, ठीक, संघर्षी, संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन का देखिए हम, एक तो हमारा है सा, ये तालव्य सा है, मूर्धा सा है और दंत सा है, और एक हो गया हा, तो इन्हें हम कहते हैं संघर्षी। संघर्षी क्यों कहेंगे, क्योंकि घर्षण के साथ वायु मुख से बाहर निकलती है, घर्षण के साथ वायु, घर्षण के साथ, घर्षण के साथ बाहर निकलती है, ठीक है। कैसे, या तो घर्षण करते हुए बाहर निकलेगी या घर्षण के साथ निकलेगी, तो ये हो गए हमारे सा, तालव्य सा और मूर्धा सा, दंत सा और हा, काकल्य, ठीक है। तो ये चारों हैं, तो इनको हम बोलते हैं संघर्षी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमारा एक फा है, गा है, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, ये जो आगत वाली बात है कि ये अरबी फारसी के जो शब्द है कुछ, ये भी इसी में देखने को मिल जाएंगे, जा है और एक फा है, तो ये ध्वनियाँ भी संघर्षी कहलाती, ठीक है, गा, जा, फा, ये ध्वनियाँ भी संघर्षी कहलाती। अब अगला पॉइंट यहाँ से देखिए आप, चौथा, नासिक की व्यंजन की बात कर ली जाए। नासिक के व्यंजन, तो नासिक की व्यंजन, नासिक की व्यंजन की बात कर ली जाए तो वर्ग के पंचम, वर्ग के पंचम वर्ण, वर्ग के पंचम वर्ण नासिक की व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। अब नासिक की व्यंजन क्यों, क्योंकि जीवा क्या है, जब इसमें क्या है कि जो हमारा हवा है, हवा या वायु, वायु मुख से ना निकलते हुए सीधी नाक से निकलती, क्या, हवा नाक से निकलती है, नाक से निकलती, नाक से निकलती है, ठीक है, हवा नाक से निकलती है। तो ये हो गए वर्ग के पंचम। तो कल हमने देखा था, मैंने आपको पंचमा वर्ण बता दिए थे कौन कौन से हैं, तो एक तो है इंगा, ठीक है, का वर्ग का पंचम वर्ण ये हो गया, और चा वर्ग का इया, और टा वर्ग का अणा, और ता वर्ग का ना, और पा वर्ग का मा। तो इस तरह से ये होते हमारे नासिक के व्यंजन। तो नासिक की व्यंजन की संख्या 5 हो गई, संघर्ष हमारे ये, ठीक है। अब इस, या मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन और संघर्षी व्यंजन और नासिक की व्यंजन। तो यहाँ से इतनी बातें क्लियर होती। इसके आगे हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। ये है हमारा 5वां है, तो अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन हमारा ये है हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन, कितने, 4 है। कौन कौन से, एक तो है या, रा, ला और वा, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अंतस्थ व्यंजन, अब अंतस्थ व्यंजन के अन्य नाम, अंतस्थ व्यंजन का अन्य नाम देखिए आप, तो अन्य नाम की बात कर ली जाए, अन्य नाम, पहला नाम है इसमें संघर्षहीन। आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि संघर्षहीन व्यंजन किसे कहा जाता है, तो अंतस्थ व्यंजन को ही संघर्षहीन व्यंजन कहा जाता है। पहला नाम तो इसका ये हो जाता है। दूसरा नाम हो जाता है हमारा ईस
द्विव्रत, इस द्विव्रत, इस द्विव्रत, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि इस द्विव्रत किसे कहा जाता है, और एक अन्य नाम अपना अंतस्थ व्यंजन स्वयं है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। तो ये 3 नाम अंतस्थ व्यंजन के यहाँ से हो जाते हैं कि, ठीक है। और एक है यहाँ से सीधे प्रश्न बनते हैं। अब अंतस्थ का भी अर्थ देख लीजिए कि स्वर और व्यंजन के बारे में, स्वर और व्यंजन की मध्यवर्तीय ध्वनियाँ, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। तो यहाँ से अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं इनको, कि स्वर एवं व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियाँ अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। अब या, रा, ला, वा, तो अर्धस्वर, अब इसी के अंतर्गत देख लीजिए कि अर्धस्वर, क्योंकि इनका प्रयोग स्वर के जैसा आधा स्वर और व्यंजन होते हुए भी स्वर की तरह होता है। तो क्या है, एक तो या और वा, ये दोनों अर्धस्वर है। अर्धस्वर की संख्या कितनी है, 2 है। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा अर्धस्वर या और वा। अब बात कर ली जाए पार्श्विक व्यंजन की। पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है, जैसे जीवा है, जीवा मसूड़े को टच करती हुई, तो मसूड़े को टच कर रही है यहाँ पर, लेकिन ये है हमारा ला, एक ही है पार्श्विक व्यंजन ला। तो जीवा हमारी क्या है, जैसे ये वाला मसूड़ा है, ये दांत है, ये मसूड़ा हमारा, तो ये जीवा है, ये हमारी जीवा है ये, ठीक है। तो जीवा क्या करेगी, यहाँ से इस कंडीशन में ऊपर पहुँचेगी, इस तरह से जीवा ऊपर पहुँचती है। तो जीवा मसूड़े को टच तो कर दिया, लेकिन जब ये यहाँ से इसकी वायु नहीं निकल रही है, तो वायु इधर से और इधर से, मतलब बगल से, जब वायु मुख से जीवा से अगल बगल, जीवा के बगल से वायु निकल जाए तो वह पार्श्विक व्यंजन, मतलब जहाँ पर जीवा के बगल से, बगल की बात हो रही है, तो इसमें क्या होता है कि मसूड़े को जीवा टच कर रही है, लेकिन क्या होता है कि मसूड़े से टच तो किया, लेकिन वायु कहाँ से, जीवा के बगल से निकल जाए, तो उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। तो ला कैसा है, पार्श्विक व्यंजन है, ठीक है। आप सभी को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब अर्धस्वर देखा हमने, 2 हो गए, अंतस्थ में 4 हो गए, पार्श्विक, और पार्श्विक के बाद में बात आती है हमारी प्रकंपी या कंपन जात की। प्रकंपी देख लीजिए, प्रकंपी, तो ये हमारा रा है, ठीक है। प्रकंपी एक ही है, और कौन सा है, रा है। रा किस लिए, क्योंकि आप देखिए जैसे रा बोल रहे हम, तो रा जब जीवा जब हमारे मसूड़ों को, जीवा मतलब वर्तस्य को छूती है, ठीक, वर्तस्य को छूती है, और उसके बाद में कितने, 2 से 4 बार, कितनी बार, 2 से 4 बार ऐसे कप कपाती है, कप कपाती है, ठीक है। तो ये प्रकंपी कहलाता है। किस कारण कहलाता है कि जीवा वर्तस्य मतलब मसूड़ों को, दंत मूल को तो टच करता है, वहीं पर तो मतलब 2 से 4 बार में हमारा जीवा आगे पीछे होता है, तो उसमें रा का उच्चारण होता है प्रकंपी। तो प्रकंपी को अन्य नाम देख लीजिए, प्रकंपी है, प्रकंपी को लुंठित भी कहते हैं, ठीक है, लुंठित और कंपन जात भी कहा जाता है, कंपन जात, ठीक है। तो इसके ये प्रकंपी के 3 अन्य नाम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से आपको अंतस्थ व्यंजन के बारे में कितनी जानकारी पता चली कि इनकी संख्या 4 है, और इसे क्या संघर्षहीन, इसे द्विव्रत भी कहा जाता है, इस द्विव्रत और अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो स्वर एवं व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियाँ अंतस्थ व्यंजन कहलाती है, और या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं। क्यों,
क्योंकि ये व्यंजन होते हुए भी स्वर के जैसा इनका लंबा उच्चारण होता है, इस कारण ये अर्धस्वर कहलाते हैं। पार्श्विक व्यंजन, जीवा के बगल से वायु बाहर निकलती है, इसलिए ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और कौन सा है? ला। और प्रकंपी है, तो प्रकंपी जीवा वर्तस्य, मतलब जीवा जो है हमारी जीवा वर्तस्य यानी दंतमूल की बात कर रहे हैं, दंतमूल यानी मसूड़ा, वर्तस्य को छूती है। और कितनी बार? 2 से 3 या 4 बार ऐसे कपकपी से आती है, जीवा में ऐसे कपकपी से आती है हमारे। तो वहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है? जीवा ऐसे आगे पीछे होती है, 3 से 4 बार ऐसे आगे पीछे होती है, तो उसे हम कहते हैं प्रकंपियन, कंपन होता है, तो इसे कंपन जात भी कहते हैं। कैसा? कंपन जात। रा कंपन जात है, लुंठित है। तो ये अंतस्थ व्यंजन से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बातें हमने देखी। ठीक है, यहाँ से इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी।